हमारे यहाँ सम्मानीय कोई गेस्ट आते हैं और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाती है। आज भी हमारे बीच में श्रीकांत दिवाकर शिरपुरकर सर यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले मैं स्कूल की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, टीचर स्टाफ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और संक्षिप्त में उनका परिचय देता हूँ। सर एक एडवोकेट है, उनका जन्म और उनका सेटलमेंट यहीं पे नागपुर में हुआ है। 1922 में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करके वो रिटायर्ड हुए और फिलहाल में वो हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर इज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लांटेशन, स्विमिंग, रीडिंग एंड म्यूजिक। आज सबसे पहले उन टॉपिक के ऊपर जाने के पहले मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर को निवेदन करता हूं कि हमारे श्रीकांत सर का पुष्प गुच्छा देके उनका स्वागत करें। बच्चों, आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ द रोड। जीवन जीने के कुछ रूल्स और रेगुलर होते हैं। जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में सबसे पहली बार दाखला लेने के लिए आता है तो वो पेरेंट्स मालूम है स्कूल को क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ भी बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान भी बना के देना। जरूरी नहीं कि वो टीचर है तो एक अच्छा इंसान होगा, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर है तो अच्छा इंसान होगा। अच्छा इंसान बनना एक अलग बात है और हमारा करियर बनाना एक अलग बात है। जीवन जीने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा लाइन लगाई रहती है, कुछ लोग बहुत ही ईमानदारी से लाइन लगाते हैं और कोई एक इंसान पीछे से आके आगे आ जाता है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जीवन जीने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए। एक अच्छा इंसान अगर आपको बनना है तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो हमें फॉलो करता पड़ता है। देन यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसी टॉपिक के आधार पर आज हमारे गेस्ट जो है वो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं रूल्स ऑफ द रोड। जीवन के कुछ मायने, कुछ रूल्स। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय श्रीकांत सर को निवेदन करता हूँ कि आप अपने टॉपिक के ऊपर और ये जो मंच है और माइक है उनको मैं सौंपता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो अपने गेस्ट के लिए प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय और मेरे प्यारे छोटे मित्रों, आपका उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर बच्चा बन जाऊं और इसी स्कूल में पढ़ने आपके साथ इधर बैठ के आऊं। आपको कुछ ऐसी बातें जो बताने वाला हूं मैं कहीं किसी नियम पुस्तिका या अपने स्कूल की किताबों में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन अक्सर हमारे रोज के जीवन में आते जाते हम ये गलती कर बैठते हैं। और गलती आप बच्चे नहीं करते, हम बड़े जो है वो ये गलतियां अक्सर करते हैं। तो कुछ उसमें से गलतियां मैंने ध्यान में रखते हुए ये बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि गलती आप बड़े करते हो तो हमें क्यों बता रहे हो। ये इसलिए आपको बता जा रहा है कि आप भी बड़े होने वाले हो और ये सारी जो गलतियां हम बड़े लोग करते हैं वो आप ना करें। इसलिए ये सब थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातें जाने अनजान में गलत हमसे हो जाती है और हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है, तो वो हमसे ना हो, इसलिए ये चार कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ मैं। अब मुझे बताइए बच्चों, आप में से कितने लोग अपने मम्मी पापा के साथ टू व्हीलर या स्कूटर पे स्कूल में आना जाना या कहीं बाजार में या कहीं उनके साथ आना जाना करते हैं? बताइए। करीब करीब सभी। आप देखिए कि आपने माता पिता स्कूटर या टू व्हीलर जब चलाते हैं तो सिग्नल अगर रेड होगा
तो रेड सिग्नल पे बराबर स्टॉप लाइन के पहले रोकते हैं या नहीं, ये पहले ये देखा कीजिए कि अगर उनको दाहिने हाथ में मुड़ना है तो जो ट्रैफिक का रास्ता है, सिग्नल है, उसके पहले लेफ्ट साइड में नहीं रुकना है। अगर आपको राइट साइड में गाड़ी बाद में मुड़ के जाना है तो वहीं पे राइट लेन में ही रखना है। बहुत बार ऐसे देखा है हमने कि लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी होती है, छोटा बच्चा भी होता है, उनके साथ लेके वो यूं राइट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी खुद की जान खतरे में जाती है। पीछे से आने वाला जो होता है उसको भी ब्रेक मारना पड़ता है, और अगर उसका ध्यान कम हो, ब्रेक ना लगे तो फिर टक्कर होकर एक्सीडेंट हो जाता है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने माता पिता को भी ध्यान में रख के बताया करो कि ऐसी ना करें कभी। घर से निकलते वक्त कुछ लोग आप फ्लैट स्कीम में रहते हैं, तो फ्लैट स्कीम में स्कूटर जो है धीरे से स्कीम के बाहर निकालो, वहां उसको किक मार के शुरू करो और फिर बाहर निकलो। अब इंडिपेंडेंट घर होगा तो बात अलग है, क्वार्टर होगा तो बात अलग है, पर जहाँ अगल बगल में तुम्हारे लोग हैं उनको तुम्हारी गाड़ी की आवाज से तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम लोग रात को कभी 10 बजे आए, तुम्हारे पिताजी माताजी, या कभी बिल्कुल सुबह जा रहे हैं जब बाकी लोगों का सोने का वक्त है, उस वक्त तुम स्कूटर थोड़ी दूर जाके शुरू करके फिर बाहर निकलना चाहिए कभी भी। फिर ये हो गया। दूसरी बात, जब आप पेट्रोल भरने जाते हैं, पेट्रोल की लाइन में लगते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि मेरा पहले नंबर आना चाहिए, मगर जब क्यू होता है तो आप एक के पीछे एक गाड़ी लगा के पेट्रोल भरते हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरना हो गया, फिर वहीं पे आप धीरे से वो टंकी का ढक्कन लगाओगे, उसमें फिर पैसे देने के लिए, मगर आप जिस जगह खड़े हो उसी जगह खड़े रहोगे, पीछे तुम्हारी लाइन लगी है ये तुम्हारे ध्यान में नहीं रहता। ये गलती मैंने भी अक्सर करी है। इस वक्त आपने क्या करना चाहिए कि जैसा आप क्यू में खड़े हो तो पहले ही टंकी का ढक्कन खोल के रखो, पैसे निकाल के रखो, और वो जैसे ही भरता है पेट्रोल तो गाड़ी थोड़ी साइड में लो, सो दैट आपके पीछे जो है आने वाला वो आ जाए और उसको भी जल्दी पेट्रोल मिले, क्योंकि दूसरे का वक्त भी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया हमारे थोड़ा बहुत ड्राइविंग के बारे में, या रास्ते पे से जाते वक्त हमने क्या करना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि रास्ते पे से हम जाते हैं तो बीच में थूक देते हैं। ये मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अपने देश की सबसे बुरी आदत है। थूकने की आदत जो है हमारे लोगों को, वो किसी और देश में शायद नहीं पाई जाती। जहां हमारे भारतीय वही लोग हैं जिनमें ये बहुत बुरी आदत है। ये थूकना जो है वो सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता है, वो ट्यूबरकुलोसिस या रेस्पिरेटरी डिजीजेस इस टाइप के जो रोग हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में फैलाता है। आपने देखा होगा कोरोना हवा से फैलता था, उस वक्त हमारे ऊपर मास्क रहता था तो थूकना थोड़ा कम हो गया था और लोगों को थोड़ा थूकने के खिलाफ अवेयरनेस भी आ गया था। दोस्तों, थूकने का क्या होता है कि जब हम थूकते हैं, भले ही हम सेफली थूके, रास्ते पे थूके, तो कुछ पार्टिकल्स जो थूक में के होते हैं, दे कीप ऑन फ्लोटिंग इन द एयर, उसके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता है, तो वो थूक के वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। और जब कोई आप और हम दूसरा कोई जाता है, वो अगर सूंघ लेता है, उसके लंग्स में चले जाता है, तो उसको फिर बीमारी होती है। इसलिए गलती से भी कहीं थूकिए मत। आपकी बड़ी बहन, भाई, माता पिता, दादाजी जो भी कोई थूकते होंगे तो उनको टोकिएगा कि रास्ते पे बिल्कुल नहीं थूकना। अगर आपने इतना भी किया तो बहुत बड़ी देश सेवा होगी। दूसरी बात है, आप में से कितने लोगों ने रिसेप्शन में खाना खाया है, शादियों के रिसेप्शन में या किसी फंक्शन पे? करीब करीब सभी। अब आप देखते होंगे रिसेप्शन में जाते हैं, प्लेट लेते हैं, फिर जैसा सर्विंग टेबल रहता है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से उठाते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन में एक लाइन में आएंगे, एक लाइन से प्लेट लेंगे, आगे जाके थोड़ा बहुत खाना लेके दूसरे कोने में जाके खाएंगे। मगर कुछ लोग होते हैं जहाँ टेबल रखा होता है वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, बाकी पीछे लोग हैं, उनको आने दो, उनको भी लेने दो, और तुम लोग जहाँ खाना खाते हो वो खाने में कुछ गिरता है, ये वो, तो जो सर्विंग टेबल रहता है उसी में गिरता है, वो फिर से गलत बात है। वो बाकी लोगों को भी खाना होता है ना, उनको घिन आती है ये सब चीज़ों से। तो आपने ऐसा करना चाहिए कि
शांति से रिसेप्शन के जो प्लेट्स रखी होती है वहाँ से उठा के अपना जितना चाहिए उससे थोड़ा कम लो। कभी जितना खाना आपको लगता है कि मैं इतना खा लूँगा उससे थोड़ा कम लो, क्योंकि कोई भी कैटरिंग वाला ये नहीं चाहता कि आप भूखा जाए, मगर उसको बड़ा दर्द होता है जब कोई फूड वेस्ट करता है। तो इवन मुझे भी बहुत दर्द होता है, कोई प्लेट भर के खाना लेता है, आधा खाता है और छोड़ देता है। पहले तो तुमने ये थोड़ा थोड़ा लेकर सोचना चाहिए कि मैं कितना पूरा खाना खा सकूंगा, ताकि मैं वेस्ट ना करूं। जो अच्छा लगे वो चीज दोबारा लो, 3 बार लो, तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, और आपने वेस्ट किया तो भी बोलेगा नहीं। मगर आजकल पूना में वगैरह ऐसी कैंपेन चालू हो गई है कि अगर आप फूड वेस्ट करते हो तो उसका वजन किया जाता है और आपको फाइन किया जाता है वहाँ पे कि आपने इतना इतना वेस्टेज किया है, आपको यू हैव टू पे दिस मच फाइन। तो ऐसी गलती ना करें। उसके बाद भी अगर रिसेप्शन होने के बाद आपने प्लेट अपने ढंग से रख दी, वहाँ जाके हाथ धोने के लिए नल की जगह गए, तो आप बच्चों को तो मैंने कभी दिखा नहीं, मगर हमारे बड़े हमारे साथ वाले जो रहते हैं वो नल शुरू करेंगे करके वहाँ पे मुंह धोना चालू करते हैं। कितनी गलत बात है ये। बाकी सारे लोग हैं तुम्हारे आजू बाजू, लोग रुके हुए वहाँ पे, और तुम वहाँ पे कुल्ला कर रहे हो, आवाज कर रहे हो, मुंह साफ कर रहे हो। सिर्फ हाथ धोइएगा, बाकी सब जो करना है वो घर में आके ब्रश वश करके आप अपना माउथ क्लीनिंग कर लीजिएगा। पब्लिक प्लेस में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिहेवियर से किसी और को तकलीफ ना हो। अब आप कभी रेलवे में जाते हैं तो रेलवे में आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं उनके हाथ में होता है मोबाइल, बुजुर्ग बैठे रहते हैं, कोई पेशेंट रहता है, इनको उसकी कोई फिक्र नहीं रहती। वो हाथ में मोबाइल लेंगे, अपनी जोर जोर से एक तो बातें करेंगे या फिर कोई तो भी गाना शुरू कर देंगे। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे हिंदी होंगे, मराठी होंगे या फिर कोई और भाषा में का होगा, और जो गाना आपने लगाया है वो किसी तीसरी भाषा का होगा, आप बिल्कुल जानते भी नहीं होंगे, तो आपको उसके पहले तो हाई वॉल्यूम से बहुत तकलीफ होगी, बुजुर्गों को और तकलीफ होगी। और दूसरी बात, आपको कुछ गाना समझता नहीं है, आप उस वक्त बोलने की हिम्मत करनी चाहिए कि भाई साहब आप हेडफोन लगाइए, गाना हमको आपका नहीं सुनना है, आप अपने आप खुद सुनिए, तो आप हेडफोन लगा के सुनिए, वॉल्यूम कम कर कीजिए। ये बोलने की हिम्मत रखिए आप जब बड़े होंगे तब। और यही गलती जब आपके परिवार के लोग करते हैं तो आपने ध्यान रख के उनको बताना चाहिए कि नहीं ये सब गलत है, आप समाज में हो तो धीरे से जो कुछ सुनना है वो हेडफोन लगा कर सुनिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी मोबाइल की वजह से किसी को नुकसान ना हो, या उसकी नींद खराब ना हो, या वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई लोग तो पिकनिक को जाते होते हैं, कुछ लोग कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को मिलने जाते हैं तो वो दुख में रहते हैं, किसी की मौत हो गई होती है उनको मिलने जाते रहते हैं तो वो दुख में होते हैं। उनके वक्त आप डिस्को वाले गाने सुनेंगे तो उनको मेंटली ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि हमारी बिहेवियर से किसी को तकलीफ ना हो। अब कुछ बातें हैं जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हमारे हाईकोर्ट में अगर आप आओगे तो आप देखोगे एक सरकारी वकील था मैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में करीब 40 एसी लगे हुए, 40 पंखे लगे हुए हैं और करीब 60-70 लाइट होंगे। हमारा जब काम पूरा होता था तो आके फिर से बैठना, थोड़ी देर और काम करके फिर लोग हम चले जाते थे। फिर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि ये जो लाइट, पंखे, एसी जो है, हम लोग सारे चले गए, उसके बाद भी काफ़ी देर तक करीब 1 घंटा शुरू रहते। अब आप सोचो कि 40 एसी, 40 पंखे, वहाँ एक भी आदमी नहीं है और वो सारे चालू है, तो खर्चा किसका जा रहा है? इसमें बिल सरकार भर रही है, सरकार को हम टैक्स दे रहे, तुम्हारे हमारे माता पिता हम टैक्स दे रहे हैं, और उस पैसे से वो बिजली का बिल भरा जा रहा है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं, किसी को फायदा नहीं हो रहा है उससे। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप, हमारा 4 बजे का टाइम है, तो आखिरी आदमी यहाँ बैठता है, तो 4:10 को आप ये सारे एसी, लाइट वगैरह बंद किया करो। अच्छे से पता है उनको, हाँ ठीक है बोले। फिर मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूस उनके ऊपर वॉच रखा कि ये करते हैं कि नहीं। मैं जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखा वहाँ पे, मगर फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी को फिक्र ही नहीं कि सरकार का पैसा जा रहा है, ये तो बिजली सरकार की है, क्या किसको फिक्र है। और फिर एक दिन मैंने प्यार से समझाया, मगर बात नहीं मानी। तो फिर
एक दिन उनको बहुत जोर से मेरे को डांटना पड़ा। तो तब मेरे सामने सारे लाइट फैन बंद कर दिए और उसके बाद करीब 4-5 दिन कंटिन्यूस मैं वहाँ पे 4:10 तक रुकता था। वो आदमी वहाँ आकर, जो इंचार्ज था उसका, आकर वहाँ पे लाइट पंखे बंद करता है या नहीं, इसके ओर मैं ध्यान देता था। और वो फिर बाद में इतना डरता था मेरे से कि एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गया पहुँचने के लिए, तो बराबर उसने वो बंद किए ही नहीं थे। और मैं जैसे अंदर आया, एक तरफ से उसका असिस्टेंट चला, उसको बोले अरे वो टकलू आया, जल्दी लाइट बंद कर भाई। तो ऐसा है कि जब तक कोई ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली ना ले या तुम्हारे डर ना बैठे, मेरा उनको डर बैठ गया था कि ये आया तो स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लेता है और लाइट पंखे बंद करने लगाता है। तो मैं अभी वहाँ से रिटायर हो गया, बाहर भी गया, तो अभी फिर से मिलने गया था, तो उसने मेरे को बोले सर आपने सही कहा था, मैं अभी आपके बिना बोले मैं लाइट पंखे बंद कर देता हूँ 4:10 के बाद। तो आप भी देखिए, इस चीज़ों का ध्यान रखिए, कहीं पे भी आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। धन्यवाद। सर ने आपको सामाजिक रूल्स यानी समाज में रहते हुए किस नियमों का हमें पालन करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे आपको मार्गदर्शन किया। सर आपने आपका बहुमूल्य समय यहाँ पे देके आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं स्कूल की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से, स्टाफ की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूँ।